नमस्कार साथियों, हिंदी की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। अब तक हमने हिंदी में पढ़ा है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण कितने होते हैं, वर्णों के जो प्रकार हमने पढ़े थे रचना के आधार पर, स्वर और व्यंजन, स्वर क्या हैं, कितने होते हैं, किस तरह से बने हैं, व्यंजन क्या है, कितने होते हैं, और उनमें से विशेष तौर से हमने संयुक्ताक्षर पे, व्यंजन द्वित्व पे और उत्क्षिप्त वर्णों पे चर्चा की है। अब हम आज वर्ण वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, यानी इन वर्णों का वर्गीकरण किस किस तरह से किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो वर्णों का वर्गीकरण तीन तरह से किया जाता है। सबसे पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने पढ़े हैं स्वर और व्यंजन। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा है कंपन के आधार पर, ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं। और चौथा है प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ ही लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्ण वर्गीकरण। उच्चारण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उच्चारण का मतलब है बोलना, उच्चारित करना। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं दो चीज़ें यहाँ हम मुख्य तौर से जानेंगे। नंबर वन कि वर्ण का उच्चारण हम कहाँ से कर रहे हैं, मुख में किस स्थान से कर रहे हैं, तालु से कर रहे हैं, कंठ से कर रहे हैं, नासिका से कर रहे हैं या अन्यत्र कहीं से कर रहे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और यदि हम नासिका से कर रहे हैं तो किन किन वर्णों का नासिका से उच्चारण होता है। नंबर एक है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, जिनको कंठ्य वर्ण कहा जाता है, कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ये देखिए, ए, आ, कै वर्ग और है। ए और ए का दीर्घ रूप कै वर्ग, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी। कै वर्ग से तात्पर्य क्या है कि कै की लाइन में आने वाले समस्त वर्ण, कै, ख, ग, घ तथा अं, और इसके साथ ही है भी है। ये सारे वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको कंठ्य वर्ण कहा जाता है। नंबर दो तालु। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ई, दीर्घ ई, च वर्ग, ये तथा श। इनका उच्चारण स्थान है तालु, और ये तालु उच्चारण स्थान है, इसलिए इन वर्णों को कहा जाता है तालव्य वर्ण। ये कंठ्य वर्ण, ये तालव्य वर्ण। कंठ्य वर्ण और इनको कहा जाएगा तालव्य वर्ण। परीक्षा में इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन सबको जानना बेहद जरूरी है। नंबर तीन है मूर्धा। मूर्धा, देखो यहाँ थोड़ा सा आप समझें, जैसे ये हमारा मुख विवर है। मुख विवर का तात्पर्य होता है मुख के अंदर का खोखला भाग। ये कंठ है और ये जीभा है और ये हमारे होठ हैं, ये जीभा हम इसे कहेंगे। तो यहाँ ठीक ऊपर का स्थान होता है तालु, यहाँ होता है मूर्धा, यहाँ होते हैं दोनों होठ, यहाँ होते हैं दांत और मसूड़े, और ये जीभा और ये कंठ। तो जो वर्ण कंठ से सीधे उच्चारित हो जाते हैं, यानी वायु है वो मुख विवर से कंठ से निकल करके सीधी बाहर आ जाती है, तो कंठ्य वर्ण होते हैं।
तालव्य वर्ण वो होते हैं जब हमारी जीवा का जो अग्रभाग होता है वो तालु से टकराता है ऊपर, तो उसे इस तरह से उच्चारित वर्ण जो होंगे उनको तालव्य वर्ण कहेंगे। मूर्धा से जब टकराएगा, जीवा का अग्रभाग मूर्धा से टकराएगा तो हम उन्हें कहेंगे मूर्धन्य वर्ण। और इसमें कौन कौन से आएंगे? ह्रस्व री, क्योंकि हिंदी में दीर्घ री नहीं होता, ट वर्ग, रे तथा मूर्धन्य श। तो ये दंत्य श है, तालव्य श है, तालु से उच्चारित होता है। ये मूर्धा से उच्चारित होता है, मूर्धन्य श है। और इस तरह से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम कहेंगे मूर्धन्य वर्ण। इसके बाद नंबर 4 आता है कंठ, तालु, मूर्धा और फिर है दंत्य वर्ण। दंत यानी दांतों से उच्चारित होंगे। अब दांतों से कैसे होंगे? जीवा का अग्रभाग दांतों से टच होगा, दांतों से टकराएगा। इसमें आएंगे तय वर्ग, लय तथा दंत्य स। अब ये क्योंकि दांतों के स्पर्श से उच्चारित हो रहे हैं इसलिए हम इन्हें कहेंगे दंत्य वर्ण। इसके बाद आगे आता है ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठों के आपस में टकराने से उच्चारित होंगे। आप समझ ही गए होंगे, प, उ और पै वर्ग। अब इनको हम कहेंगे ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ से, होठों से उच्चारित होते हैं इसलिए ओष्ठ वर्ण। नंबर 6 नासिक के वर्ण। नासिक के नासिका से उच्चारित होते हैं। नासिका यानी नाक। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि नाक से निकलती है ध्वनि, इसलिए इन्हें नासिका से निकला हुआ वर्ण कहा जाता है ध्वनि, और ये कहलाएंगे नासिक के वर्ण। इसमें आएंगे पंचमाक्षर अंग, ये, ण, न तथा मैं। इनको नासिक के वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं हम 7 नंबर कंठ, तालु। यहां आप देखेंगे 2 स्थान आए हैं, एक कंठ आया है और एक तालु आया है। अब इसमें आता है ए तथा आई। अब आप देखेंगे इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये ए आई कंठ तालु से कैसे बना। आपको याद होगा कि ए किससे बनता है? ए या आ प्लस ई या ई। अब देखो ए का उच्चारण स्थान क्या है? हमने यहीं पढ़ा है अभी कि ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु। तो यहाँ देखो ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का है तालु। तो ये हो गया कंठ और ये हो गया तालु। अब इन दोनों से मिलकर के बनते हैं ए आई। जब यहाँ ए आ जाएगा, ए आ के प्लस में ए आ जाएगा तो आई बन जाएगा। तो ये कंठ और तालु वर्णों से बनने के कारण इनको कंठ तालु कहा जाता है। इसी तरह से फिर है कंठ ओष्ठ। इनको मिलाएंगे कंठौष्ठ हो जाएगा। इनसे उच्चारित होने वाले हैं ओ तथा औ। अब यहाँ भी देखो ये कंठ और औष्ठ। तो ओ किससे बनता है? ए या आ प्लस उ या उ। अब इन दोनों का उच्चारण स्थान हम देखेंगे। इन दोनों का उच्चारण स्थान देखो, ए आ कंठ से है और ओष्ठ से उ है। तो कंठ और ओष्ठ हो गया, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि ओ जो ए या उ से मिलकर के बना है, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। दंत ओष्ठ
इन दोनों को जोड़ेंगे बन जाएगा दंतोष्ठ। एकमात्र वर्ण दंतोष्ठ है जिसे वह बहुत बार परीक्षा में पूछा था, पावरफुल है क्योंकि एकमात्र है, दांत और होठों से बोले जाने वाला एकमात्र वह है, इसलिए पूछे जाने की संभावना भी ज्यादा है। प्रकंपित या इसे लुंठित भी कहते हैं, और ये होता है रे। ये भी एकमात्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि जब रे का हम उच्चारण करेंगे रे तो जीवा के ऊपर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, प्रकंपित कंपन उत्पन्न होता है। और लुंठित का मतलब लुढ़क करके, जीवा वाइब्रेट करती है तो ऐसा लगता है जैसे जीवा के ऊपर लुढ़क करके आ रहा है, इसलिए इसे प्रकंपित या लुंठित कहा गया है। आगे आता है वर्त्स्य वर्ण। वर्त्स्य वर्ण में आता है, आप देखो यहाँ जो दंते हमने पढ़े हैं इनके अंतिम तीन हैं वो वर्त्स्य होते हैं। अब देखो तय वर्ग का अंतिम क्या है, तय, थ, द, ध, न, अंत में क्या आया न। मैं यहाँ लिख लूँ न, और आगे क्या है ल से। ये तीनों वर्त्स्य कहे गए हैं। वर्त्स्य का मतलब होता है मसूड़ा, और आप नोटिस करेंगे कि जब हम इनको बोलेंगे दंते को, देखो हम बोलते हैं तो जीवा का अग्रभाग ऊपर वाले दांतों से टकराएगा। हमारी जीवा का अग्रभाग है वो थोड़ा सा ऊपर उठ के ऊपर वाले दांतों से टकराएगा। त, थ, द, ध, न, ल, स। अब आप ध्यान दो कि अंतिम जो तीन बोल रहे हैं हम न, ल, स, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जीवा का अग्रभाग दांतों से थोड़ा सा ऊपर उठ के मसूड़ों को टच होने लग जाता है, और मसूड़ों के टच होने के कारण इन तीनों को अलग से कहा गया है वर्त्स्य वर्ण। तो ये यहाँ आ जाएंगे न, ल, स। अगला वर्ण है उत्क्षिप्त। इनको ताड़न जात भी कहते हैं। याद करो हमने पढ़ा था यहाँ क्या क्या आएंगे, ड और ढ का उच्छिप्त रूप। उच्छिप्त कब होते हैं, जब इनके नुक्ता लगाया जाता है, इनको उच्छिप्त कहा जाता है। उच्छिप्त के लिए हमने चर्चा की है पहले कि ये जीवा से उठा करके पटके जाते हैं। ताड़ना, ताड़ना का मतलब भी मारना, पीटना, तो ऐसा लगता है जैसे इनको पीट के बाहर निकाला गया, मुख विवर से बाहर ये पीटने से निकले हैं, ताड़ने से निकले हैं। उच्छिप्त यानी फेंका गया है इनको, इसलिए इनको उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है। यानी हिंदी में जो ट वर्ग का तृतीय वर्ण और चतुर्थ जो वर्ण है हमारे व्यंजनों में, इनके जब नीचे नुक्ता लग जाता है तब ये उच्छिप्त कहलाते हैं, और ये हमने चर्चा की है कि इनके नुक्ता कब लगता है। तो इस तरह से हमारे पास ये उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण निकल के आया है। इसके अलावा एक और है, इसे कहा जाता है अलीजीवा। अलीजीवा या इसे काकल ध्वनि भी कहते हैं, और यह है वर्ण ऐसा है जिसे अलीजीवा या काकल ध्वनि, हमारी जीवा का जो जड़ भाग है यहाँ कंठ में जो काकल होता है एक इस तरह का भाग, उससे उच्चारित होने के कारण इस है को काकल ध्वनि भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में यहाँ प्रश्न आ सकता है कि जिस तरह से हमने ये देखिए रे जो है, रे को हमने यहाँ भी लिया है और रे को हमने आगे यहाँ भी लिया है, तो रे मूर्धन्य भी हो गया और प्रकंपित भी हो गया। इसी तरह से देखो न है, तो न को हमने कहाँ लिया है, तो न यहाँ तय वर्ग में भी आ गया, हमने यहाँ नासिके में भी लिया है, और न फिर यहाँ वर्त्स्य में भी आया है। तो ये हो गया, न के उच्चारण स्थान हो गए दंत, नासिका और वर्त्स्य।
तो ये तीनों में शामिल किया गया इसको। अब प्रश्न आ जाए कि नए का उच्चारण स्थान है, तो अगर ऐसा होगा तो या तो ऑप्शन में इन तीनों में से एक ही होगा, और अगर एक नहीं होगा ज़्यादा होंगे तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा ए या बी दोनों या उपयुक्त सभी, वहाँ उसका ऑप्शन इस तरह से बनाया जाएगा क्योंकि तीनों ही उच्चारण स्थान है। इसी तरह से रे के लिए पूछा जाएगा कि निम्न में से किस विकल्प में रे का सही उच्चारण स्थान है, तो या तो रे का ऑप्शन हमें मूर्धा मिलेगा और या फिर हमें प्रकंपित या लुंठित मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। और यदि दोनों मिलते हैं तो कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा कि ए तथा बी दोनों। तो इस तरह से हमें इनको करना है। इस तरह से पहला वर्ण वर्गीकरण हमने रचना के आधार पर पढ़ा, उसमें वर्णों के दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। दूसरा वर्ण वर्गीकरण में आया है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमने 13 पढ़े हैं। अब तीसरा वर्गीकरण आता है, वो है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर तो यहां देखो कंपन को घोष भी कहा जाता है, और इस आधार पर ये दो भेद हो जाएंगे। नंबर 1 होगा सघोष, जिसे केवल घोष भी कह सकते हैं। इसका मतलब है, घोष का मतलब कंपन हो गया, नाद कहें, गूंज कहें, और सघोष का मतलब घोष सहित, घोष के साथ, कंपन के साथ, गूंज के साथ। परिभाषा हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा में कंपन उत्पन्न होता हो, जीवा में कंपन उत्पन्न होता हो, या मुख विवर में, हमारे मुख रूपी खोल में गूंज होती हो, गूंज होती हो, नाद होता हो, उनको हम कहते हैं सघोष या घोष वर्ण। अब ये कौन कौन से होते हैं देखो, वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो वर्ग क्या है, वर्ग हमने चर्चा की थी, कै से मैं तक के वर्ण वर्ग होते हैं, 25 होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन सा होता है, और फिर आगे लिख लेते हैं, ये, रे, ले, वे, है तथा स्वर। ये इतने होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे, है तथा सभी स्वर। अब ये देखो हम गिनते हैं कितने होंगे, 31 होंगे शायद। तो गे, घे और अंग। देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, जय, झय और ये, डे, ढे और अणे। अब यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हम वर्ण लिख रहे हैं तो यहाँ डे और ढे में नुक्ता नहीं लगेगा। दे, धे, ने, बे, भे और मैं। अब देखो इनके ये तो हो गए तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके आगे है ये, रे, ल, व, है। तो इनको हम यहाँ लिखते हैं ये, रे, ले, वे और है। अब ये कितने हो गए देखो, 4 हैं, 4, 8, 12, 16 और 20। तो 20 ये हो गए, प्लस स्वर कितने होते हैं, 11 बराबर 31। अब ये देखो ये कितना सरल प्रश्न है। यही प्रश्न पिछली रीट में पूछा गया था, रीट में पूछा गया था या शायद पीटीटी में पूछा गया था, मुझे क्लियर ध्यान नहीं है। प्रश्न ये पूछा गया था कि 21 को देवनागरी लिपि में शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, हिंदी में 21 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न उठाया है, लेकिन इन चीज़ों पे हम गौर नहीं करते तो ये हमारे लिए बड़ी दुविधा का कारण बन जाते हैं। तो ये 31 हैं। अब देखो हम कंपन के आधार पर वर्ण वर्गीकरण कर रहे हैं, तो कुल वर्ण कितने होते हैं, 44। अब 44 में से 31 हमने यहाँ ले लिए, किसमें, सघोष में। तो अब दूसरा पार्ट इसका आता है अघोष।
अघोष का मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर में या जीवा में कंपन न होता हो, घोष रहित हैं ये। तो अब यहाँ हमारे पास सुविधा ये हो गई कि 44 में से 31 निकाल दो, जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। कोई भी एक इनमें से याद कर लें चाहे तो। अब 31 के बाद ये हमारे पास 13 बच गए, 44 में से 13 बच गए, तो ये 13 याद कर लेते हैं कि ये 13 अघोष होते हैं, जो बाकी बच गए वो सघोष होते हैं। अब देखो बाकी कौन से बच गए, तीसरा चौथा पांचवा लिया है, तो वर्गों का पहला और दूसरा। फिर देखो ये लव हो गया, है भी आ गया, तीनों से नहीं आए, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंते से। अब देखो ये कितने हो जाएंगे, पहला दूसरा कौन कौन से होते हैं, कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैफ है। ये पहले दूसरे वर्गों के, वर्ग यहाँ तक ही हैं। फिर देखो तीनों से हैं, तो यहाँ शय, शय और सै, तो ये कितने हो गए, 3, 6, 9, 2 11 और 2 13, ये टोटल हो गए 13। तो ये हो गए 31 + 13 44। ये हमारे कंपन के आधार पर कुल वर्णों का वर्गीकरण हमने किया है। याद करने में बहुत सरल है, कोई भी एक याद कर लें दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि एक में अगर 13 हमने याद कर लिए कि 13 अघोष हैं, तो बाकी 31 बच गए वो सघोष हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी हमारा है अगला वर्गीकरण प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर वर्ण। यहाँ इस नाम को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ प्राण का ही मतलब वायु होता है। प्राण का अर्थ श्वास या वायु है। देखो हम कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, निधन हो जाता है, तो कहते हैं कि प्राण निकल गए। अब शरीर से प्राण निकल गए, कोई अंग तो निकला ही नहीं है, प्राण निकल गया मतलब जो श्वास रूपी वायु थी वो वायु निकल गई, सांस निकल गया। तो प्राण का मतलब है श्वास या वायु। इस आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। देखो नाम से ही स्पष्ट है, अल्प प्राण यानी अल्प यानी कम वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में उत्सर्जित होती हो, मुख से कम मात्रा में निकलती हो। और ये महाप्राण, महा का मतलब ज्यादा, तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ज्यादा मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलेगी वो महाप्राण है। तो यहां अब कौन कौन से हो जाएंगे अल्प प्राण में, देखो वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा, एक छोड़ के एक है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये, रे, ले, वे और सभी स्वर। अब इनकी संख्या कितनी आएगी, 30 आ जाएगी। क्यों, पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा हो गया, के, गे और अंग, चे, जे और ये, टे, डे और अणे, ते, दे और ने, पे, बे और मैं। ये पहले, तीसरे, पांचवे हो गए। तो 3, 6, 9, 12 और 15 तो ये हो गए। फिर ये रे ले वे, तो ये रे ले वे, 15 और 4 19, 19 और स्वर होते हैं 11, 19 और 11 हो गए 30। तो ये हमारे हैं अल्प प्राण। अब देखो यहाँ क्लियर हो गया, जब अल्प प्राण 30 हैं तो कुल वर्ण हमारे पास 44 है ना। 44 में से अल्प प्राण जब 30 हैं तो महाप्राण कितने बचेंगे, 14 बचेंगे।
अब 14 वो कौन कौन से होंगे, देखो इन्हीं में से निकल जाएंगे। दूसरा और चौथा, वर्गों का दूसरा चौथा। और क्या बच गए, ये लव आ गया तो ऊष्म व्यंजन बच गए, श, श तथा है। अब ये देखो दूसरा और चौथा कौन सा होता है, पहला क है तो दूसरा ख है, तीसरा ग है तो चौथा घ है। इसी तरह से हो जाएंगे। दूसरे में छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ। ये हो गए दूसरे और चौथे। तो 5 और 5 10 तो ये हो गए, इसके अलावा और 4 वो हो गए। तो श और है, और 10 और 4 इनकी संख्या हो गई 14 है। तो ये टोटल हो गए 30 + 14 44। यहाँ जो नोटिस करने वाली बात जो है, जो पूछी जाती है अक्सर, जहाँ फंसाता है परीक्षक, वो चीज़ ये है कि आप नोटिस करेंगे कि जो सघोष हमने पढ़ा था, सघोष जो हमने पढ़ा था उसमें देखो यर लव के साथ है शामिल है। जो अंतस्थ व्यंजन यर लव है को उनके साथ शामिल किया गया है, और ऊष्म व्यंजन 3 अघोष के साथ है। लेकिन जैसे ही हमने प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण पढ़े हैं, तो यहाँ यर लव अंतस्थ व्यंजन अकेले ही हैं। ये जो है ये ऊष्म के साथ ही है। तो यहाँ फंसा सकता है, क्योंकि हम भूल सकते हैं, और ये यहाँ श है साथ है तो वहाँ भी हम उसको साथ ही रख लेते हैं। तो ये याद रखना है कि सघोष और अघोष में जो है वो अंतस्थ व्यंजन के साथ हो जाएगा वहाँ, और अल्प प्राण महाप्राण में जो है वो ऊष्म व्यंजन के साथ ही रहेगा। इस तरह से हमारा वर्णों का वर्गीकरण संपन्न हुआ। हमने वर्णों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है। पहला रचना के आधार पर स्वर और व्यंजन, दूसरा हमने किया है उच्चारण के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ आदि किया है, और तीसरा हमने किया है कंपन के आधार पर या घोष के आधार पर सघोष और अघोष। चौथा हमने किया है प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। आप इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि पूरी व्याकरण का बेस यही है, कि जड़ यही है, नींव यही है। इनको अच्छी तरह से समझें, संयुक्ताक्षर अच्छी तरह से समझें, व्यंजन द्वित्व अच्छी तरह से समझें, उच्छिप्त व्यंजन अच्छी तरह से समझें, हर एक वर्ण की रचना को अच्छी तरह से समझें। देखो यहाँ पहले और दूसरे की बात आई है, तो पहला अल्प प्राण होता है और दूसरा महाप्राण होता है। कम और ज़्यादा वायु की बात आई है, तो देखो बोलने से स्पष्ट होगा, क ख, क ख, क से ज़्यादा ख में वायु बाहर निकल रही है, क में कम निकल रही है, ख में ज़्यादा, क ख, ग घ। इस तरह से आप सबको बोल के देखेंगे तो आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा, और इस तरह से आपकी व्याकरण पे पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।